हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो हम पहले इसे थोड़ा विस्तारित रूप से जानते हैं। तो ये जो एक्ट नंबर 45 है, जो 1860 में बना था और ये 6 अक्टूबर 1860 में पारित किया गया था और 1 जनवरी 1862 से इसे लागू किया गया। आईपीसी का प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया, जो कि तत्कालीन प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम विधि आयोग 1834 में बना था। इसमें कुल 511 धाराएं थीं, कुल 23 अध्याय थे। अब हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एमसीक्यू, उनका अध्ययन करते हैं। भारतीय दंड संहिता के प्रवर्त होने का दिनांक क्या है? तो इसके जो प्रवर्त होने का दिनांक है वो है 1 जनवरी 1862। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक युगांडा में हत्या करता है, भारत में उसका विचारण कहाँ किया जाएगा? तो उसका विचारण जहाँ वह पाया जाएगा वहाँ उसका विचारण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में व्यक्ति शब्द में सम्मिलित है। तो व्यक्ति शब्द में कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, उसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से अपराध नहीं आते? तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत देखिए, विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी यदि स्वयं उस व्यक्ति के कब्जे में हो, उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में हो, उसको संपत्ति उसके कब्जे में मानी जाएगी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो तो वह कहलाता है न्यायालय। अगला प्रश्न है, कौन लोक सेवक नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा चिकित्सा अधिकारी, नगरपालिका का पार्षद, सहकारी संस्था का अध्यक्ष और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें लोक सेवक है पुलिस बल का होमगार्ड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भूमि व वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो वे कहलाती हैं स्थावर संपत्ति। इसका पहला वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, उसे क्या कहलाता है? उसे वो सदोष अभिलाभ कहलाता है। जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह कहलाता है बेईमानी। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान इस आशा से करता है कि वह प्रवंचना करेगा तो वह कहलाता है कूटकरण। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्ति वर्णित की जाए वह कहलाती है दस्तावेज। मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है। तो मूल्यवान प्रतिभूति जहां दस्तावेज से कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वस्तित किया जाए या छोड़ा जाए। दूसरा, जहां दस्तावेज से कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है। अगला, जहां दस्तावेज से कोई यह स्वीकार करता है कि वह अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त तीनों सही हैं। घ नंबर का सही है चौथा वाला आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है? तो देखिए, क्षति पहुंचाने के भय के अधीन खाली कागज पर कराए हस्ताक्षर, आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित आदेश, अंश प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का
वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिया गया है। अगला प्रश्न, संहिता की धारा 34 के अंतर्गत क्या आता है? तो संहिता की धारा 34 के अंतर्गत आता है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय व धारा 149 के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? तो धारा 34 स्वयं में अपराध का गठन नहीं करती है, धारा 149 स्वयं में अपराध का गठन करती है। तो यही दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्षति शब्द ऐसी हानि का द्योतक है जो अवैध रूप से कारित हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शरीर को, संपत्ति को, ख्याति को, उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आजीवन कारावास से अभिप्राय है जीवन पर्यंत कारावास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किया जा सकेगा? तो समुचित सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, जब कारावास और जुर्माने दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि होगी अधिकतम दंडावधि की 1/4 से अनधिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अपराधी की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति से जुर्माने की राशि वसूली जा सकती है। अगला प्रश्न है, ए पर बी के साथ मारपीट करने का आरोप है। ए बी पर लाठी से 50 प्रहार करता है। ए को दंडित किया जाएगा केवल एक ही दंड के लिए। अगला प्रश्न है, एकांत परिरोध की अवधि हो सकती है 3 माह से अनधिक। अगला प्रश्न है, किसी अभियुक्त को लंबे समय तक एकांतवास में रखना असहनीय हो जाता है और उससे कभी कभी मानसिक रोग भी हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का है। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा अबद्ध व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह तथ्य की भूल के कारण किया जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही है। विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है यदि वह सद्भावपूर्वक किया गया हो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो जाने पर उसके अपराध नहीं माना जाता है। इसके बारे में कौन सी बात सही कहा गया है? तो वो है जब वह लापरवाही से कारित हो। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उसमें मारा जाता है। यह कार्य अपराध है या नहीं? यह कार्य अपराध है या नहीं? तो कार ने उचित सावधानी से काम किया था तो यह अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, यानी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया जाता है कोई भी अपराध नहीं होता है। अगला प्रश्न, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं रही हो कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। तो ऑप्शन ए इसका सही है। विकृत व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें कार्य की प्रकृति एवं उसके परिणाम को समझने की क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन सी बी इसका सही है। अगला है, मत्ता की अवस्था में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होता है यदि उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध मत्ता की अवस्था में लाया जाता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति ने उसे शराब की या नशा दिलाया है तो वो अपराध नहीं है अगर वो अपराध कर देगा तो। अगला प्रश्न है, एक शल्य चिकित्सक रोगी को यह राय देता है कि उसका बचना कठिन है। चिकित्सक का यह कार्य अपराध नहीं है क्योंकि रोगी के फायदे के लिए दी गई सद्भावपूर्वक सूचना है। अगला प्रश्न है, तुच्छ हानिकारित करने वाला कार्य अपराध नहीं माना जाता है।
वह इतनी तुच्छ होती है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोई बात अपराध नहीं है जो आशा से की जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। यह प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह प्रावधान धारा 100 में किया गया है आईपीसी के। अगला है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो इस अधिकार का प्रयोग ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं। ऑप्शन सी इसका सही है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होता है तो संपत्ति के संकट की संयुक्त आशंका हो जाने पर। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, उस बात के किए जाने में किसी कार्य या लोभ द्वारा सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त तीनों स्थितियों में। ए, एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा टी को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। बी, यह तथ्य जानते हुए कि सी डी नहीं है ए को जानबूझकर यह बताता है कि सी डी है। इस प्रकार शासक के से सी को पकड़वाता है। यहाँ बी सी के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही है। वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है कहलाता है दुष्प्रेरक। अगला है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित है कोई अवैध कार्य, ऐसा कार्य जो अवैध साधनों द्वारा करवाए जावे। तो इसका ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्ट रूपण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, वह अपराधी होगा राजद्रोही का। अगला प्रश्न है, धारा 136 आईपीसी के अंतर्गत अभित्याजक को संशय देना अपराध है का अपवाद है? पत्नी द्वारा पति को संशय देना। अगला प्रश्न है, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है जब उनका सामान्य उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को आपराधिक बल द्वारा अंतर्कित करने का हो, वैध आदेश का के निष्पादन का प्रतिरोध करने का हो, आपराधिक बल द्वारा संपत्ति पर कब्जा लेने का हो। उपरोक्त तीनों ही सही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हर सदस्य दोषी होगा। वहाँ पर हर सदस्य दोषी होगा बलवा करने का। धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य असामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। कथन सत्य है। दो पक्षों में अचानक पारस्परिक विवाद होने पर क्या विधि विरुद्ध जमाव का गठन होगा? नहीं।